SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. स्वागत है आपके SKP ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के लिए हिंदी शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? और ऑप्शन दिया है प्लेटो, स्वीट, रामचंद्र वर्मा, भोलेनाथ तिवारी। तो दोस्तों, यह जो परिभाषा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यह भाषा की परिभाषा स्वीट की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीट। अगला प्रश्न है, भाषा की कौन सी विशेषता है? और ऑप्शन दिया है भाषा अर्जित संपत्ति, भाषा का सृजन अनुकरण द्वारा होता है, भाषा चीज परिवर्तनशील है, ये सभी। तो दोस्तों, हम बात करें इसके सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मतलब कि जो भाषा की विशेषता है वो भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा चीज परिवर्तनशील है और भाषा का सृजन अनुकरण होता है। अगला प्रश्न है, भाषा का महत्व किस कारण है? और ऑप्शन दिया है यह विचार विनिमय के सरलतम साधन है, यह ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, यह शिक्षा की प्रगति का आधारशिला है, ये सभी। तो दोस्तों, जो भाषा का महत्व है वो विचारों के विनिमय करने का सरल साधन है, दोस्तों ये भी सही है। यह ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अगर भाषा न रहेगा तो हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। यह शिक्षा की प्रगति का आधारशिला है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? और ऑप्शन दिया है स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, ये सभी। तो दोस्तों, भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है वह स्वाभाविकता का भी सिद्धांत है, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है और अभ्यास का भी सिद्धांत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियाँ आती हैं, कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? तो ऑप्शन दिया है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, ये सभी। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो खड़ी बोली भी आती है, ब्रजभाषा भी आती है और हरियाणवी भी आती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उससे क्या कहते हैं? और ऑप्शन दिया है मातृभाषा, मूल भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्र अपने विचारों के आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों, सबसे अधिक इस दुनिया में बोली जाने वाली भाषाएं वो अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर मंदारिन है जो चाइना में बोला जाता है और तीसरे नंबर पर हिंदी है। हिंदी जो है सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भाषा के प्रमुख तत्व होते हैं? और ऑप्शन दिया है ध्वनि, संकेत, चिन्ह, ये सभी। तो दोस्तों, जो भाषा के तत्व हैं वो ध्वनि भी है, संकेत भी है और चिन्ह भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है? और ऑप्शन दिया है मातृभाषा सहायक होती है, राष्ट्रभाषा सहायक होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा सहायक होती है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता में मातृभाषा या फिर राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रभाषा सहायक होती है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के मूल उद्देश्य हैं? और ऑप्शन दिया है ज्ञानात्मक व कौशलात्मक, सृजनात्मक, रसायनात्मक और समीक्षात्मक, ये सभी। तो दोस्तों, हिंदी शिक्षण के जो मूल उद्देश्य हैं वो ज्ञानात्मक और कौशलात्मक भी है, सृजनात्मक भी है, रसात्मक और समीक्षात्मक भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं? और ऑप्शन दिया है
छात्रों के उच्चारण को शुद्ध और स्पष्ट प्रभावपूर्ण बनाना, उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से स्वर सर वाचन के योग्य बनाना, उन्हें प्रश्नों के उत्तर दे सकने के योग्य बनाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा का उद्देश्य है वो होता है कि छात्रों के उच्चारण को शुद्ध, स्पष्ट व प्रभावपूर्ण बनाना भी होता है, उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से सस्वर वाचन के योग्य बनाना भी होता है, और उन्हें सही ढंग से प्रश्नों के उत्तर दे सकने के योग्य बनाना भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सदप्रवृत्तियों के विकास के अंतर्गत छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होंगे, और ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन इसका दिया है कि छात्र साहित्य प्रेम, देश प्रेम तथा मानव प्रेम की दशा में अग्रसर होंगे, वे आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। सी ऑप्शन दिया है कि वे सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्था रखेंगे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि जो सदप्रवृत्तियों के विकास के अंतर्गत छात्रों के जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होते हैं वो छात्र साहित्य प्रेम, देश प्रेम तथा मानव प्रेम की दिशा में अग्रसर भी होते हैं, और वे आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और वे सामाजिक मान्यताओं के प्रति आस्था रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव ने भारत को निश्चय ही विश्व के सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है डॉक्टर एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, रायबर्न, सैमसन। तो दोस्तों ये जो कथन है डॉक्टर एनी बेसेंट की कथन है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने कहा था कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव ने भारत को निश्चय ही विश्व के सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का उतना ही जरूरी है जितने कि बच्चे के भौतिक विकास के लिए माँ का दूध, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है रायबर्न, महात्मा गांधी, सैमसन, ब्रेल्सफोर्ड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मनुष्य के विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही जरूरी है जितना बच्चे के भौतिक विकास के लिए माँ का दूध। अगला प्रश्न है, मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, यह कथन किसका है? और ऑप्शन दिया है सैमसन, महात्मा गांधी, कॉलरिज, रायबर्न। तो दोस्तों ये जो कथन है ये कथन कॉलरिज का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलरिज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मातृभाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब दोस्तों मातृभाषा का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? इसके लिए ऑप्शन दिया है, इसका ज्ञान स्वाभाविक रूप में हो जाता है, मातृभाषा शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है, यह छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करती है। तो दोस्तों मातृभाषा का जो स्थान महत्वपूर्ण है इसके सभी उत्तर सही हैं। मतलब कि इसके ज्ञान स्वाभाविक रूप में हो जाता है, मातृभाषा शिक्षा प्रदान के लिए एक सर्वोत्तम साधन है। दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर हम भोजपुरी में समझ रहे हैं, हमारी मातृभाषा भोजपुरी है तो भोजपुरी में ही समझेंगे, अगर हमारी मातृभाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही समझेंगे। यह छात्रों में आदर्श नागरिकता गुण विकास करता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो उसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए क्योंकि। और ऑप्शन दिया है, इससे बालकों में स्वतंत्र और मौलिक चिंतन का विकास होता है, इसमें किसी जाति का इतिहास व संस्कृति छिपी होती है, यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे बालकों में स्वतंत्र और मौलिक चिंतन का विकास होता है, इसमें किसी जाति का इतिहास और संस्कृति छिपी होती है, और विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के संदर्भ में प्रमुख तर्क है। और ऑप्शन दिया है कि हिंदी का तकनीकी शब्दावली में वृद्धि हुई है, हिंदी विश्व के लगभग सभी बड़े देशों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। सी ऑप्शन दिया है कि इससे स्वतंत्र और मौलिक चिंतन का विकास होता है, और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब कि मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम बनाने के लिए मतलब क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख तर्क क्या हैं? तो ये है कि हिंदी की तकनीकी शब्दावली में वृद्धि हुई है, ये भी सही है।
हिंदी विश्व के लगभग सभी बड़े देशों में विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है दोस्तों, ये भी सही है। और इससे स्वतंत्र और मौलिक चिंतन का विकास होता है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षा तथा अन्य भाषा शिक्षा में प्रमुख अंतर है। अब क्या अंतर है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि मातृभाषा जीवन की प्रथम मौलिक आवश्यकता है, जबकि अन्य भाषा से जीवन की कुछ विशेष आवश्यकता पूर्ति संभव है। बी है कि मातृभाषा शिक्षण एवं अन्य भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में पर्याप्त अंतर होता है। सी दिया है ऑप्शन, मातृभाषा शिक्षण एवं अन्य भाषा शिक्षण में पारिवारिक सामाजिक वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि जो मातृभाषा और अन्य भाषा के शिक्षण में जो अंतर है वो ए, बी, सी तीनों है। अगला प्रश्न है, एक कथन से है कि भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो। यह कथन है, ऑप्शन दिया है रायबर्न, भोलानाथ तिवारी, डेनियल जोन्स, स्वीट। तो दोस्तों यह जो कथन है भोलानाथ तिवारी का कथन है, तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न है, ध्वनिग्राम की कौन सी विशेषता है। और ऑप्शन दिया है कि ध्वनिग्राम किसी भाषा की लघुत्तम अखंड इकाई है। दूसरा है, ध्वनिग्राम अर्थ को बदलने की शक्ति रखते हैं। और सी ऑप्शन है, ध्वनिग्राम आसपास की ध्वनियों को प्रभावित होते हैं। और ऑप्शन दिया सी, इसका ऑप्शन दिया डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो ध्वनिग्राम की विशेषता है वो ध्वनिग्राम किसी भाषा की लघुत्तम अखंड इकाई है दोस्तों, ये भी सही है। ध्वनिग्राम अर्थ को बदलने की शक्ति रखते हैं दोस्तों, ये भी सही है। ध्वनिग्राम आसपास के ध्वनियों से प्रभावित होते हैं दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्वनिग्राम के प्रकार होते हैं। और ऑप्शन दिया है कि अखंड ध्वनिग्राम, दूसरा है खंडेतर ध्वनिग्राम। और सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ध्वनिग्राम के जो प्रकार होते हैं वो अखंड ध्वनिग्राम होते हैं और खंडेतर ध्वनिग्राम भी होते हैं। अगला प्रश्न है, रूपग्राम के भेद किस आधार पर किए जा सकते हैं। और ऑप्शन दिया है कि रचना और प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, खंडीकरण के आधार पर, ये सभी। तो दोस्तों रूपग्राम के भेद जो हैं वो रचना और प्रयोग के आधार पर भी किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर भी किए जा सकते हैं और खंडीकरण के आधार पर भी किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, वह अर्थमान ध्वनि समुदाय जो पूरी बात या भाव की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी अपने आप को पूर्ण तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया का भाव हो, वाक्य है। वाक्य की यह परिभाषा इनमें से किसने दी है। तो ऑप्शन दिया है कि भोलानाथ तिवारी, कैलारा, रायबर्न, डेनियल जोन्स। तो दोस्तों ध्वनि की यह जो परिभाषा है वो भोलानाथ तिवारी की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन ए, भोलानाथ तिवारी। अगला प्रश्न है, वाक्य के भेद किन आधारों पर किए जा सकते हैं। और ऑप्शन दिया है व्याकरणिक गठन की दृष्टि से, भाव या अर्थ की दृष्टि से, साहित्य दृष्टि से और ये सभी। तो दोस्तों जो वाक्य के भेद हैं वो व्याकरणिक गठन की दृष्टि से भी किया जा सकता है, भाव या अर्थ की दृष्टि से भी किया जा सकता है और साहित्य की दृष्टि से भी किया जा सकता है। तो जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। और ऑप्शन दिया है संयत, शिथिल, संतुलित, ये सभी। दोस्तों साहित्यिक दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं वो संयत भी है, शिथिल भी है और संतुलित भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, वाक्य की वाक्य की मुख्य आवश्यकताएं हैं। और ऑप्शन दिया है सार्थकता या योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि, अन्विति, ये सभी। तो दोस्तों जो वाक्य की मुख्य आवश्यकताएं हैं वो सार्थकता एवं योग्यता भी है, आकांक्षा एवं सन्निधि भी है और अन्विति भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, वाक्य विन्यास के गुण है। और ऑप्शन दिया है भाषा प्रवाह, स्पष्टता, उचित पदक्रम, ये सभी। तो दोस्तों वाक्य विन्यास के जो गुण हैं वो भाषा प्रवाह भी है, स्पष्टता भी है और उचित पदक्रम भी है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी,
ये सभी। अगला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण से आशय है, और ऑप्शन दिया है कि अक्षरों की स्पष्टता, पदों को पृथक पृथक उच्चारण, सुंदर स्वर और ये सभी। तो दोस्तों शुद्ध उच्चारण से आशय है कि अक्षरों की स्पष्टता भी हो, पदों का पृथक पृथक उच्चारण भी हो, सुंदर स्वर भी हो। तो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण का महत्व निम्न कारण से है, और ऑप्शन दिया है समाज में सम्मान, शिष्टता का लक्षण, भाषा में स्थायित्व, ये सभी। तो दोस्तों शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण का महत्व जो है वो समाज में सम्मान से भी है, शिष्टता का लक्षण से भी है और भाषा में स्थायित्व से भी है। तो इसका सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, उच्चारण दोष का कारण है। तो दोस्तों क्या है उच्चारण दोष का कारण? इसके लिए ऑप्शन दिया है कि पर्यावरण का प्रभाव, आदत, अध्यापक द्वारा निर्देशन, ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का कि संरचनात्मक पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग डैश 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 भाषा में होता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया है हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, रोमन। तो दोस्तों जो संरचनात्मक पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो हिंदी में होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।